सुनते ही महाराज को हंसी आ गई। उन्होंने हंसी को जब्त किया और कहा, शहजादा साहब, क्या आप मेरा हुक्म मानेंगे और सामने की कुर्सी पर बैठने की तकलीफ़ करेंगे? किस्मत बेग ने कहा, हरगिज़ नहीं। कॉलेज में उस्ताद खड़ा रहता है और शागिर्द बैठे रहते हैं। तुम शागिर्द हो, मैं उस्ताद हूँ। तुम सब अनजान हो, मैं दाना हूँ। तुम सब बेखबर हो, मैं खबरदार हूँ। तुम सब गाफिल हो और मैं होशियार हूँ। तुम सब अदना हो, मैं आला हूँ। तुम सब बड़े हो, मैं छोटा हूँ। तुम सब अमीर हो, मैं गरीब हूँ। तुम सब फ़ानी हो, मैं बाकी हूँ। तुम सब पानी हो, मैं बुलबुला हूँ। तुम सब खाक हो, मैं हवा हूँ। तुम सब ईंधन हो और मैं आग हूँ। तुम सब तारीख हवा हो और मैं रोशनी हूँ। ये कहते ही किस्मत बेग ने अपनी दोनों मूँछों को दोनों हाथ की उंगली। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़हीउद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, खैर मकदम है, दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा आपने हमारे इस एपिसोड को पसंद किया है। और ख़ास तौर पे आपने जो हमें कमेंट किए हैं उस एपिसोड के बारे में, उन कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। लिहाजा हम आपसे फिर गुजारिश करते हैं, अगर आपको दास्तान का हमारा ये एपिसोड, आज का एपिसोड पसंद आता है तो आप उस एपिसोड को लाइक ज़रूर करें और अपने ख़यालात का इजहार यानी कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो आपसे फिर कह रहा हूँ कि शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से दास्तान का मकसद पूरा होता है। तो चलिए आपके सामने मैं पेश करता हूँ एक नया एपिसोड, फिर उसी किताब से यानी बेगमात के आंसू से, ख्वाजा हसन निज़ामी की कलम से। चलिए सुनाता हूँ मैं आपको दास्तान का एक शानदार एपिसोड। बात गदर के बाद की है। गदर, जिसे हम आज़ादी की पहली जंग आज़ादी के नाम से भी जानते हैं। लगभग गदर को बीते हुए यानी जंग आज़ादी 1857 को बीते हुए काफ़ी ज़माना बीत चुका था। आप यूँ समझिए कि लगभग 50 साल गुजर चुके होंगे या इससे भी ज़ायद गुजर चुके होंगे। बम्बई शहर अपनी ऊंची ऊंची इमारतों के लिए जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका था। सारा हिंदुस्तान का डेवलपमेंट बम्बई में समुंदर के किनारे नज़र आता था। वहाँ पर एक खूबसूरत हिंदुस्तान का पहला होटल, जिसे ताज महल के नाम से जानते हैं, वो भी बनकर तैयार हो गया था। उस होटल की खासियत थी कि उसमें एक खानसामा था। खानसामा आप जानते हैं किसे कहते हैं? शेफ को। उसकी उम्र 80 साल से कुछ ज़्यादा ही रही होगी। वो बहुत होशियार था। उसकी ईमानदारी, उसकी दयानतदारी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। इतनी मशहूर थी कि लोग अक्सर उस खानसामे के नाम से वहाँ पर आते और उस खानसामे के हाथ का बना हुआ खाना खाना ज़्यादा पसंद करते थे। उसी होटल के एक शाही कमरे में दरअसल उस वक्त राजा भावनगर ठहरे हुए थे। बरसात का मौसम था, समुंदर में सुबह शाम तूफ़ान बरपा रहता था और पानी की आवाज़ों से मुसाफिरों की करीब की बात सुनने में भी बहुत दुश्वारी होती थी। मद्दुजज़र अपने उफान पर थे। ताजमहल होटल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 70 से 80 बरस का एक उम्र का नौकर था, अपने काम में जो बहुत होशियार था, तजुर्बाकार माना जाता था। होटल वाले अपने बढ़िया मेहमान की खातिर के लिए ख़ास तौर पे उस खानसामे को मुकर्रर करते थे। उस खानसामे का नाम था किस्मत बेग। इसकी दयानतदारी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा मशहूर थी। जब से होटल में नौकर हुआ था, 12 होटल के मैनेजर को इसकी अमानत व दयानत के तजुर्बे हुए थे और वो होटल के सब नौकरों से ज़्यादा इसी खानसामे पर एतमाद करता था। एक दिन सुबह के वक्त महाराजा भावनगर ने पलंग पर लेटे लेटे किस्मत बेग से कहा,
किस्मत बेग, मैंने बम्बई के चंद मेहमानों को लंच पर दावत दी है। मैनेजर से कह देना कि 10 मेहमानों का इंतज़ाम कर दे। समुंदर के पानी का गुल शोर, बरसात का ज़माना, महाराज भावनगर की धीमी आवाज़ और बहरा खानसामा। ये हुक्म क्यों कर इसके कानों तक पहुंचता, मगर किस्मत बेग की तमीज़दारी का ये आलम था कि वो अपने बहरेपन को जाहिर ना होने देता। होंठों की हरकत से मतलब समझ लेता, बहरे आदमियों की तरह कान झुकाकर बात ना सुनता। आज ऐसे असबाब जमा हो गए कि किस्मत बेग महाराजा के हुक्म को ना समझ सका और इसने ज़रा पलंग के करीब आकर निहायती तहजीब और अदब के साथ हाथ जोड़कर सवाल किया। जो इरशाद हुआ इसकी तामील की जाएगी, लेकिन अगर तकलीफ़ ना हो तो थोड़ी सी तफसील और फरमा दी जाए। महाराजा भावनगर ने बिल्कुल नहीं समझे कि खानसामा इनकी ये बात नहीं सुनी थी। उन्होंने खानसामा से दोबारा कहा कि जिन 10 आदमियों को बुलाया है वो आला दर्जे के लोग हैं, लंच का एहतमाम आला किस्म का होना चाहिए। किस्मत बेग ने बात समझ ली और अदब से कहा जो हुक्म फरमान की पूरी तामील की जाएगी, और ये कहकर बड़ी तमीज़ के साथ पिछले कदम चलकर सामने से हट गया। महाराजा भावनगर देर तक सोचते रहे कि अंग्रेज़ी होटलों में सब खानसामा अंग्रेज़ी अदब आदाब इस्तेमाल करते हैं। बुढ़ा कौन है जो पुराने ज़माने के मशरक़ी आदाब व अदब का इस्तेमाल करता है, इसका हाल मालूम करना चाहिए। उन्होंने फ़ौरन बटन दबाया और कमरे के खिदमतगार हाजिर हो गया। महाराजा ने हुक्म दिया, आज जब हम लंच से फारिग हों तो मुलाकात के कमरे में किस्मत बेग खानसामा को बुलाया जाए, हम उससे कुछ प्राइवेट बातें करना चाहते हैं। खिदमतगार ने कहा, हुजूर वो बहुत बदमिजाज आदमी है साहब, लोगों से हमेशा लड़ता रहता है, आप इससे प्राइवेट बात करेंगे तो वो आपसे भी गुस्ताखी से पेश आने लगेगा। वो नौकरी के वक्त तो बहुत अच्छा है और साहब लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन प्राइवेट वक्त में वो बहुत बदमिजाज हो जाता है। महाराजा ने कहा, ऐसा क्यों है? खिदमतगार ने जवाब दिया, हुजूर वो कहता है मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, इसलिए साहब लोगों का ख्याल है कि इसके दिमाग में कुछ ख़राबी है। ये सुनकर महाराजा को बहुत ताज्जुब हुआ और मुस्कुराकर खामोश हो गए, और कुछ देर के बाद उन्होंने खिदमतगार से कहा, कुछ परवाह नहीं, किस्मत बेग से कह दो कि वो लंच के बाद प्राइवेट बातों के लिए हमारे पास आए। खिदमतगार ने अंग्रेज़ी सलाम किया और अंग्रेज़ी तरीक़ों से बाहर चला गया। अब लंच के बाद क्या हुआ चलिए मैं आपको बताता हूँ। महाराजा भावनगर, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई क्रॉनिकल और साउथ वर्तमान के एडिटर और चंद हिंदू पारसी बड़े बड़े अफसर बम्बई के जो थे वो दोपहर का खाना खाकर बातों के कमरे में आए तो महाराजा ने किस्मत बेग को बुलाया। किस्मत बेग निहायती अदब से हाजिर हुआ और उसने हिंदुस्तानी तरीके के मुआफिक महाराजा को 3 फर्शे सलाम किए और हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। महाराजा ने कहा, किस्मत बेग तुम कौन हो? किस्मत बेग दानिस्ता महाराज की कुर्सी के करीब खड़ा हुआ था। इसके बहरेपन का ऐब छुपा रहे और वो महाराज की बात सुन सके। महाराज का सवाल सुनकर किस्मत बेग ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ़, इसका जवाब तो आपको भी नहीं मालूम कि हम सब कौन हैं और क्यों इस दुनिया में पैदा किए गए हैं। हमको भूख, प्यास, नींद, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तंदुरुस्ती, बीमारी के इनकलाब में किस गर्ज से मुब्तला किया गया है। किस्मत बेग की अजीब तकरीर सुनकर सब हाजरीन जो थे वो मबहूत हो गए और हैरत से देखने लगे, एक खानसामा ये कैसी फ़लसफियाना बातें कर रहा है। महाराजा ने मुस्कुरा कर कहा, बेशक हमको इस सवाल का जवाब मालूम नहीं, लेकिन मालूम होता है कि तुमने ज़िंदगी की इन मुश्किलात को समझने की कोशिश की है, क्योंकि तुमने एक सांस में सब बड़े बड़े इनकलाब का जिक्र कर दिया। इस वास्ते मेरा ख्याल है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। किस्मत बेग ने कहा, हुजूर एक आदमी हूँ, नस्ल के हर लिहाज से तैमूरी मुग़ल हूँ, पेशे के लिहाज से ताजमहल होटल का खानसामा हूँ, उम्र के लिहाज से बुढ़ा हूँ, तबीयत के एतबार से कभी बच्चा हूँ और कभी जवान हूँ। अखलाकी हैसियत मेरे एक कामिल इंसान की है, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, जुल्म और बेहयाई से बचता हूँ, बेरहमी से बचता हूँ, खिदमत खल्क़ को अपना मकसद ज़िंदगानी मांगता हूँ। अगरचा गदा हूँ लेकिन दिल के तख्त पर शहनशाह बादशाह हूँ। कुछ और इरशाद हो तो इसका भी जवाब दे दूँ। किस्मत बेग की मौसर और मुसलसल और बरजस्ता तकरीर का एक दूसरा असर पैदा हुआ और महाराजा ने अपने मेहमानों समेत पूरी तरह इसकी तरफ
متوجہ ہو گیا اور بے اختیار مہاراج کی زبان سے نکلا، کیا تم تیموری شہزادے ہو؟ قسمت بیگ کو جوش آ گیا اور اس نے کہا، شہزادہ نہیں ہوں، آزادہ ہوں۔ ارے شہزادہ نہیں ہوں، میں آزادہ ہوں۔ دنیا کی سب زدیں میں نے اٹھائی ہیں، تیموری خاندان تو اب مٹ چکا ہے، جس نے باوجود انسان ہونے کے دوسرے انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی تھی اور غلام بنا لیا تھا۔ آپ نہیں تو آپ کے باپ دادا بھی اس کے غلام تھے۔ یہ سوال فضول ہے اور آپ کے لیے تکلیف دہ، اور میں اس سوال کی کشمکش میں پڑھنا اپنے دل کے لیے ایک آری سمجھتا ہوں جو میرے دل کو چیر رہی ہے۔ یہ فکرہ سن کر مہاراج نے سر جھکا لیا اور سب لوگ بھی خاموش ہو گئے، زمین کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر کچھ دیر کے بعد خود قسمت بیگ نے کہا، انسان کو اپنی موجودہ حیثیت دیکھنی چاہیے۔ آج چونکہ میں خانسامہ ہوں اس لیے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ حضور میری زندگی کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو ماضی پر فخر کریں یا افسوس کریں، میں ان لوگوں میں بھی نہیں ہوں جو مستقبل کے انتظار پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں۔ حضور میں ماضی کا مالک ہوں، حال کا مالک ہوں اور مستقبل کا بھی مالک ہوں۔ یہ آسمان بھی میرا ہے، یہ زمین بھی میری ہے، یہ سمندر بھی میرا ہے، اور آپ سب لوگ جو کرسیوں پر میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ بھی میرے ہیں، اور میں خود آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ یہ وجود بھی میرا ہے، دنیا کی کوئی چیز بھی میرے سوا اور کسی کی نہیں ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ دوسرا کوئی موجود ہی نہیں ہے، میں ہوں، میں ہی تھا، میں ہی آخر تک رہوں گا۔ یہ سمندر ابل رہا ہے، بلکھا رہا ہے، جوش میں آ رہا ہے، برسات ختم ہو گئی ہے، سردی آئے گی اور ٹھنڈا ہو جائے گا، تالاب بن جائے گا۔ اس کے اندر طوفان بھی ہے اور وہ طوفان بھی میں ہوں اور اس کی ٹھنڈک بھی میں ہی ہوں۔ قسمت بیگ کی یہ مجذوبانہ تقریر سنتے ہی مہاراج کو ہنسی آ گئی۔ انہوں نے ہنسی کو ضبط کیا اور کہا، شہزادہ صاحب کیا آپ میرا حکم مانیں گے اور سامنے کی کرسی پر بیٹھنے کی تکلیف کریں گے؟ قسمت بیگ نے کہا، ہرگز نہیں۔ کالج میں استاد کھڑا رہتا ہے اور شاگرد بیٹھے رہتے ہیں، تم شاگرد ہو، میں استاد ہوں، تم سب انجان ہو، میں دانا ہوں، تم سب بے خبر ہو، میں خبردار ہوں، تم سب غافل ہو اور میں ہوشیار ہوں، تم سب ادنا ہو، میں اعلیٰ ہوں، تم سب بڑے ہو، میں چھوٹا ہوں، تم سب امیر ہو، میں غریب ہوں، تم سب فانی ہو، میں باقی ہوں، تم سب پانی ہو، میں بلبلا ہوں، تم سب خاک ہو، میں ہوا ہوں، تم سب ایندھن ہو اور میں آگ ہوں، تم سب تاریخ ہوا ہو اور میں روشنی ہوں۔ یہ کہتے ہی قسمت بیگ نے اپنی دونوں مونچھوں کو دونوں ہاتھ کی انگلیوں سے پکڑا اور ان کو موڑ کر اچھلنا شروع کر دیا، اور اچھلتا جاتا اور کہتا جاتا، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، تم نہیں ہو، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، جو کچھ ہے، جو کچھ تھا، جو کچھ ہو، جو کچھ نہیں ہے، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ پھر سنو، پھر کہوں میں ہوں، پھر کہوں میں ہوں۔ مہاراجا اور حاضرین کے جو تھے وہ کانپنے لگے اور ان سب پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ قسمت بیگ کی دیوانہ وار باتوں اور اچھل کود سے غیر معمولی اثر وہاں پر ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد قسمت بیگ مہاراجا کے قریب خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے نہایت ہی ناتواں آواز میں کہا، حضور، سواری چلی گئی، میں ایک مرکب تھا، سوار میرا اور تھا، میں ایک ہوٹل تھا اور مہمان کوئی اور تھا، میں ایک بوتل تھا اور شراب کوئی اور تھی۔ اب سنیے، مجھے بیمار لاچار خانسامے کی کہانی سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی کہانی۔ بہادر شاہ بادشاہ کا میں بیٹا ہوں، وہی بہادر شاہ ظفر جن کو انگریزوں نے گرفتار کر کے دلی سے رنگون بھیج دیا اور جہاں پر ان کی موت ہو گئی۔ دراصل میری ماں ان کی ایک لونڈی تھی۔ جب غدر 1857 کا انقلاب ہوا تو میری عمر 10 سال کی تھی۔ بادشاہ نے گھبراہٹ کے وقت اپنے بیوی بچوں کا انتظام بہت ادھورا کیا تھا۔ اس وقت میرا اور میری ماں کا شاید ان کو خیال بھی نہ آیا ہوگا، کیونکہ میری ماں لال قلعے کے باہر ایک خاص بازار میں ایک مکان میں رہتی تھی۔ مکان شاہی تھا، پہرے دار اور نوکر بھی بادشاہ کی طرف سے تھے، خرچ بھی ملتا تھا۔ اگر بادشاہ میری پیدائش سے پہلے ہی میری ماں سے خفا ہو گئے تھے اور انہوں نے کبھی میری صورت نہیں دیکھی تھی، نہ میری ماں کو قلعے میں کبھی بلایا تھا۔ جب دہلی کے سب باشندے بھاگے اور ولسن صاحب کمانڈر کشمیری دروازہ کے راستے شہر میں داخل ہوئے تھے، میری ماں نے مجھ کو اپنے ساتھ لیا اور پیدل گھر سے روانہ ہوئیں۔
नौकर पहले ही भाग गए थे, सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं था। मेरी वालदा ने 100 अशरफियाँ अपने साथ लीं और कोई सामान न लिया। दिल्ली से निकलकर हम दोनों कदम शरीफ की दरगाह में गए, जो दिल्ली की फसील से चंद फरलांग के फासले पर है। मगर ये रास्ता भी हमको कोसों दूर मालूम हुआ, क्योंकि मैंने कभी पैदल चलने का आदी ही ना था। और मेरी माँ को मुझे याद है, दिल्ली के बाशिंदे ऐसी घबराहट में जा रहे थे गोया क़यामत कायम हो गई थी, और सब नफ्सी नफ्सी कहते हुए खुदा के पास जा रहे हैं। औरतें कपड़ों की गठरियाँ सरों पर रखे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ पकड़े जा रही हैं। बच्चे रो रहे थे और वो उनको खींचती थी, और बच्चे चल ना सकते थे। मर्दों का भी यही हाल था, कोई किसी का पुरसाने हाल ना था। सब अपनी मुसीबत में मुब्तला थे। कदम शरीफ में जाकर हम एक टूटे हुए मकान में बैठ गए। बरसात का मौसम था, रात हुई, मुझे भूख लगी, मगर वहाँ कुछ खाने को ना था। मेरी माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और तसल्ली दिलासे की बातें करने लगी। शहर से बंदूकों की आवाज़ें आ रही थी, शहर वालों का गुल शोर सुन सुनकर मैं घबरा जाता था, और मेरी वालदा भी सहमी बैठी थी। यहाँ तक कि मैं इस भूख की हालत में सो गया। सुबह हिंदुस्तानी फ़ौज के सिपाही कदम शरीफ में आए और उन्होंने लोगों को पकड़ना शुरू किया। मेरी माँ को भी गिरफ़्तार कर लिया और एक पूर्वीय हिंदू मान को अपने साथ पहाड़ी पर ले गया, जो कदम शरीफ से कई मील दूर थी। और हम दोनों जब पहाड़ी पर पहुंचे तो हमारे पांव खूनम खून हो चुके थे। शाम को हम अंग्रेज़ अफसर के सामने पेश किया गया और उसने मेरी माँ से कुछ सवालात किए। मुझे याद नहीं अंग्रेज़ ने क्या कहा और मेरी माँ ने क्या जवाब दिया। इतना याद है कि अंग्रेज़ को मेरी माँ ने बता दिया कि बादशाह की लौंडी है और बच्चा बादशाह का बेटा है। अंग्रेज़ ने हुक्म दिया कि इन दोनों को आराम से रखा जाए। आराम ये था कि हमको एक छोटा सा खैमा दे दिया गया, जिसमें हम रात दिन पड़े रहते और 2 वक्त का खाना हमको मिल जाता था। जब दिल्ली में अंग्रेज़ी इंतज़ाम कायम हो गया तो हम दोनों को चांदनी महल में, जो जामा मस्जिद के करीब एक मोहल्ला था, भिजवा दिया गया, जहाँ हमारे ख़ानदान के और लोग भी आबाद हो गए थे। मेरी वालदा के नाम 10 रुपये माहवार गुजारा मुकर्रर कर दिया गया और मैंने अपनी वालदा के साथ बचपन से जवानी तक जैसी जैसी मुसीबतें उठाई, बस मेरा दिल ही जानता है। चांदनी महल के करीब एक खानका थी और मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। खानका में एक दरवेश रहते थे, उनकी बातों को सुनता, उनका मुझ पर बहुत असर हुआ। उन्हीं की बातों से मुझे अपनी और कायनात की हर चीज़ की हकीकत का इल्म हुआ। उस वक्त जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये भी उन्हीं की सोहबत का असर है। इस वक्त जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये भी उन्हीं की सोहबत का असर है। वालदा ने ख़ानदान ही के अंदर मेरी शादी भी कर दी, औलाद भी हुई, मगर वो ज़िंदा नहीं रही। मैंने दिल्ली में खानसामे की शागिर्दी इख्तियार की और ये काम सीखा जो अब कर रहा हूँ। और जब मेरी वालदा और बीवी का इंतकाल हो गया तो मैं दिल्ली से मुंबई चला आया और यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों की नौकरियाँ की, होटलों में भी रहा और अब मुद्दत से ताजमहल होटल में हूँ। बचपन से मेरे एक कान में कुछ ख़राबी हो गई थी जो आज तक बाकी है, मगर मैं कोशिश करता हूँ कोई मेरे बहरेपन को समझ ना सके, क्योंकि मुझे इस ऐब से बहुत शर्म आती है। ये बात सुनकर महाराजा ने एक ठंडी सांस ली और कहा, किस्मत बेग नाम किसने रखा आपका? खानसामा ने कहा, मेरी किस्मत ने, वरना मेरी माँ ने तो मेरा नाम तैमूर शाह रखा था। मगर मैं जब दिल्ली से बम्बई आया तो हर शख्स को मैंने अपना नाम किस्मत बेग बताया। महाराजा ने कहा, चलो उठो, अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें भावनगर लेकर चलूँगा। जो तनख्वाह यहाँ मिलती है इससे तुमको दुगनी तनख्वाह दूँगा और फ़कत तुम्हारी बातों को सुनूँगा और तुमसे कोई काम भी नहीं लूँगा। ये बात सुनकर किस्मत बेग ने फिर झुककर 3 फर्शी सलाम महाराज को किए, फिर कहा, यह इन बंदा नवाजी है, लेकिन जिसने इस दुनिया के इनकलाब को समझ लिया वो कनात के दरवाजे पर बैठ जाता है और कहता है कि एक दरवाजे को पकड़ और मजबूत पकड़, दर बदर भटकता ना फिर। इस होटल में मेरी इज्जत भी है महाराज और मेरी मिजाज दारी भी है। साहब लोग भी मेरी बदमिजाजियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, ज़रूरत के मुवाफिक हर चीज़ मौजूद है। आप ही फरमाइए मैं आपके इरशाद की तामील क्यों करूं और एक जगह को छोड़कर जहां कोई तकलीफ़ नहीं है आपके यहाँ क्यों आऊं? महाराजा ने आफरीन कहा और 1000 रुपये का चेक लिख दिया और कहा, इसको अपने खर्च में लाना। आइंदा भी हर साल होटल के मैनेजर से की मारिफत तुमको 1000 रुपये मिल जाया करेंगे। किस्मत बेग ने फिर 3 फर्सी सलाम पेश किए और कदम पीछे लेकर इस तरीके से लौट गया।
रूम के बाहर आया, दरवाज़ा बंद कर दिया और बेसाख्ता होकर रोने लगा, फपक फपक कर रोने लगा। वो क्यों रोया पता नहीं, इतना रोया कि रोते रोते ज़मीन पर बैठ गया। ये थी किस्मत बेग की कहानी। आपको कैसे लगी? अगर आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, यानी कमेंट आपको ज़रूर करना है। हम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपके सामने एक नया एपिसोड दास्तान का लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले हफ्ते शाम 4 बजे। फिर आपसे इंतज़ार कीजिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर दास्तान में एक नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।